इजराइल और फिलिस्तीन के बीच की लड़ाई कोई नई नहीं बल्कि दशकों पुरानी है। 1972 में जर्मनी के म्यूनिख शहर में ओलंपिक खेल चल रहा था। इसी दौरान क्या होता है, फिलिस्तीन के एक कट्टर संगठन जिसका नाम ब्लैक सितंबर था कि कुछ आतंकवादी उस खेल गांव में घुस जाते हैं और इजराइल के 11 खिलाड़ियों को बंधक बना लेते हैं और उनका बेरहमी से हत्या कर देते हैं। अब आगे क्या होता है, इजराइल और फिलिस्तीन के गृह युद्ध के बाद बहुत सारे फिलिस्तीन लड़ाके जॉर्डन में जाके अस्थायी रूप से शरण ले लिए और उन्होंने अपना ठिकाना बनाकर वहीं से अपनी खुद की सरकार चलानी शुरू कर दी, जो जॉर्डन के कानूनों को नहीं मानते थे और किंग हुसैन के शासन को भी चुनौती देने लगे। सितंबर 1970 में ये फिलिस्तीन लड़ाके जो कि जॉर्डन में शरणार्थी के रूप में रह रहे थे, उन्होंने क्या किया, एक अंतर्राष्ट्रीय यात्री विमान को हाईजैक किया और उन्हें जॉर्डन के एक रेगिस्तानी हवाई अड्डों पर ले जाकर बम से उड़ा दिया। इससे जॉर्डन के राजा हुसैन का सब्र टूट गया और 16 सितंबर 1970 को जॉर्डन से फिलिस्तीनी लड़ाकों को खदेड़ने का आदेश हुसैन की सरकार ने दिया। इसमें भीषण युद्ध हुआ और इस भीषण युद्ध में हजारों लोग मारे गए। जॉर्डन से निकाले जाने और वहां मारे गए अपने साथियों का बदला लेने के लिए इन फिलिस्तीनी लड़ाकों ने एक संगठन की स्थापना की। क्योंकि ये घटना सितंबर माह में हुई थी, इसीलिए उन्होंने इस संगठन का नाम ब्लैक सितंबर रखा। अब म्यूनिख हमले पर आते हैं। जर्मनी में उस समय ओलंपिक गेम चल रहा था और जनरली होता क्या है कि कहीं भी अगर कोई बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है, अगर गेम हो रहा है तो वहां पे सुरक्षा का बहुत ज़्यादा ही प्रबंध किया जाता है। लेकिन जर्मनी ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर और नाजी शासन के काले इतिहास के बाद जर्मनी अपने आप को दुनिया के सामने उदार, शांति प्रिय और लोकतांत्रिक छवि वाला देश दिखा रहा था। इसलिए उसने अपने ओलंपिक खेल में सुरक्षा को बहुत ही हल्का रखा। यहां तक कि ओलंपिक विलेज में जहां पे खिलाड़ी रहा करते थे, वहां पर भी सुरक्षा कर्मी बिना हथियार के खिलाड़ी को सुरक्षा दे रहे थे। ओलंपिक विलेज के चारों ओर जो घेराबंदी किया गया था, उसका तार भी बहुत ही नीचे लगाया गया था। अक्सर खिलाड़ी रात में पार्टी करने के बाद इसी बार को फांदकर अंदर आते थे। आतंकवादियों ने भी इसी का फायदा उठाया। 5 सितंबर 1972 की सुबह 4:30 पर ट्रैक सूट पहनकर 8 फिलिस्तीन आतंकवादी, जो कि बैग में AK-47 और ग्रेनेड छिपाकर लाए थे, खिलाड़ियों की मदद से ही उस ओलंपिक विलेज में अंदर घुस जाते हैं। अब देखिए होता क्या है, खिलाड़ियों को लगता है क्या कि ये हमारे साथ ही बाकी ढेर सारे खिलाड़ी उसमें रहते ही हैं, तो साथी खिलाड़ी ही होंगे, तो वो उनकी मदद कर देते हैं अंदर आने में। अब अंदर आने के बाद वे सभी फिलिस्तीनी आतंकवादी सीधे उस क्वार्टर में घुसते हैं जहां पे सभी इजरायली टीम रह रहे थे। सबसे पहले इजरायली कुश्ती के कोच मोसे वेनबर्ग और वेटलिफ्टर योसेफ रोमानो ने निहत्थे होते हुए भी आतंकवादियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन वे सभी आतंकवादी उन्हें गोली मारकर बेरहमी से उनकी हत्या कर देते हैं और कुल 9 इजरायली खिलाड़ियों और कोचों को बंधक बना लेते हैं। खबर मिलते ही इजरायल ने तुरंत अपनी विशेष कमांडो यूनिट को जर्मन भेजने का पेशकश करती है, लेकिन जर्मन सरकार मदद लेने से मना कर देती है। रात होते होते जर्मन पुलिस ने आतंकियों को झांसा देने के लिए एक प्लान बनाती है। वे उन्हें इजरायली बंधकों के साथ मिस्र जाने के लिए विमान देने का वादा करते हैं। इस पर सभी आतंकवादी तैयार हो जाते हैं और उन सभी आतंकवादियों और बंधकों सहित उन्हें 2 हेलीकॉप्टरों से मिस्र ले जाने के बजाय जर्मनी के ही दूसरे शहर में बने एयरबेस पर उतार देते हैं, जहां जर्मनी पुलिस ने इतिहास का सबसे घटिया, सबसे खराब रेस्क्यू ऑपरेशन प्लान करके रखती है। उनके पास ना तो कोई बढ़िया स्नाइपर था, ना ही रात में देखने वाली दूरबीन और ना ही आपस में बात करने के लिए वॉकी टॉकी। जैसे ही हेलीकॉप्टर हेलीपैड पे लैंड होता है, पुलिस अनारी की तरह फायरिंग शुरू कर देती है। आतंकवादी समझ जाते हैं कि उनके साथ धोखा हुआ है। तभी एक आतंकवादी चीखते हुए हेलीकॉप्टर के अंदर ग्रेनेड फेंक दिया और दूसरा आतंकवादी दूसरे हेलीकॉप्टर में बंद सभी इजरायली खिलाड़ियों पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। सभी 9 इजरायली बंधक जिंदा जल गए या गोलियों से भून दिए गए। इस मुठभेड़ में 5 आतंकवादी और एक जर्मन पुलिस वाला भी मारा जाता है। इस मुठभेड़ में 3 आतंकवादी जिंदा पकड़ा जाता है, लेकिन उसे भी 2 महीना बाद एक विमान हाईजैक के बदले में छुड़ा लिया जाता है। ये तीनों बचा हुआ आतंकवादी, जिसका नाम जमाल अल-गासी, अदनान अल-गासी और तारिक फराज अता था, बाद में लीबिया भाग जाता है। उस समय इजराइल की प्रधानमंत्री गोल्डा मेयर थी। इस क्रूर घटना के बाद गोल्डा मेयर ने फैसला किया कि न्याय कानूनी तरीकों से नहीं बल्कि खुफिया तरीकों से होगी। उसने अपने संस्था
जो कि उनकी सुरक्षा संस्था थी, कमिटी एक्स को निर्देश देती है कि जो भी लोग इसके पीछे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से हैं, सबका एक हिट लिस्ट तैयार करना है। साथ ही साथ उसने ये भी आदेश दिया कि यूरोप और मिडिल ईस्ट का कोना कोना छान मारो, म्यूनिक नरसंहार की योजना बनाने वाले, उसमें पैसा लगाने वाले और उसका समर्थन करने वाले हर एक शख्स को ढूंढो और उसका खात्मा करो, ताकि दुनिया को पता चलना चाहिए कि इजरायली खून की कीमत क्या होती है। इजराइल अपने खुफिया एजेंसी मोसाद के साथ मिलकर एक सीक्रेट ऑपरेशन प्लान करती है और इस ऑपरेशन का नाम रखा गया है ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड। अब मोसाद का काम आगे का रहा। मोसाद क्या करती है, अपने सबसे खूंखार और सीक्रेट यूनिट किडॉन को एक्टिव करती है, जिसमें ढेर सारे छोटे छोटे यूनिट बना के स्पाई काम कर रहे थे और वो पूरे विश्व के अलग अलग कोने में फैले हुए थे। और इस किडॉन का काम था टारगेट किलिंग करना, मतलब जो भी उनका टारगेट होता था उसको अंतिम सांस तक और उनको कब्र में पहुंचाना। अब मोसाद इन सभी आतंकवादियों को खोजने और खोजकर मारने के लिए मनोवैज्ञानिक खौफ और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करती है, जो कि अभी हम आगे बताएंगे आपको। मोसाद का मकसद सिर्फ आतंकवादियों को मारना ही नहीं था, बल्कि उनके बचे हुए साथियों के दिलों में ऐसा खौफ पैदा करना था कि वे डर के मारे या तो पागल हो जाए या फिर वो अंडरग्राउंड हो जाए। इसके लिए मोसाद क्या करती थी कि किसी भी आतंकवादी को मारने से एक दिन पहले वो आतंकवादी जिस देश में छुपा होता था उसके अखबार में उस आतंकवादी का नाम और उसके साथ साथ उसका शोक संदेश मरने का भी छपवा देती थी। अब अगली सुबह जैसे ही वो आतंकवादी अखबार में अपना शोक संदेश पढ़ता था तो उसका रूह कांप उठता था। या फिर मोसाद क्या करती थी कि जिस आतंकवादी को मारना होता था उसके ठीक एक दिन पहले उस आतंकवादी के बिस्तर पे फूलों का गुलदस्ता या एक कार्ड छोड़ देता था, जिस पर लिखा होता था कि हम कभी भी आ सकते हैं। इन सभी से आतंकवादियों में ऐसा खौफ फैल गया था कि वो अपने परछाई से भी डरने लगे थे। अब देखिए, मोसाद अपने सभी टारगेट को खोज खोज के मारना स्टार्ट करती है। मोसाद का जो पहला टारगेट था उसका नाम था वाइल जुआइतर, जो कि इटली में रहता था और ब्लैक सितंबर के लिए काम करता था। मोसाद के 2 एजेंटों ने क्या किया, उसके अपार्टमेंट में जहां वो रहता था घुस गया और जब वो निकल रहा था अपने अपार्टमेंट से तो उसके लॉबी में घेरकर उस पे 12 गोलियां दागी और उसका वहीं पे डेथ हो गया। मोसाद का दूसरा टारगेट महमूद हमसारी था, जो कि ब्लैक सितंबर का फ्रांस में सारा काम देखता था। मोसाद ने उसे मारने के लिए अपने एजेंटों को इतावली पत्रकार बनाया और उसका इंटरव्यू लेने के लिए उसके घर में भेज दिया। जब वह घर से बाहर था तो मोसाद के एजेंट ने उसके डेस्क फोन के बेस में विस्फोटक लगा दिया। अगले दिन एजेंट ने उसे कॉल किया। जैसे ही हमसारी ने अपनी पहचान कन्फर्म की, एजेंट ने सिग्नल भेजकर फोन ब्लास्ट कर दिया। कुछ हफ्ते में अस्पताल में उसकी डेथ हो जाती है। इस ऑपरेशन का तीसरा प्लान सबसे हिम्मत वाला था। मोसाद के कमांडो, जिसमें इजराइल के भावी पीएम एहूद बराक भी शामिल थे, महिलाओं के भेष में बुर्का पहनकर समुद्र के रास्ते लेबनान की राजधानी बेरूत पहुंचते हैं। उन्होंने ब्लैक सितंबर के टॉप 3 लीडर को उसके घर में ही घुसकर मार गिराया। मोसाद के टारगेट में अगला नंबर अली हसन सलाहमे का था, जो कि म्यूनिक नरसंहार का मेन मास्टरमाइंड था। इसे मारने के लिए मोसाद ने एक महिला एजेंट एरिका चेम्बर्स की मदद ली। वो क्या करती थी, अली हसन सलाहमे का डेली रूटीन नोट करती थी और उस पूरे डिटेल्स को मोसाद के एजेंट तक पहुंचाती थी। फिर 22 जनवरी 1979 को उसकी कार के रास्ते में एक फॉक्सवैगन कार जिसमें 100 केजी RDX था, खड़ी कर दी जाती है। जैसे ही सलाहमे की कार वहां से गुजरी, रिमोट कंट्रोल से उस कार को ब्लास्ट कर दिया जाता है और सलाहमे सहित कार में सारे लोग मारे जाते हैं। हालांकि ब्लास्ट होने के बाद आसपास कुछ लोग थे, वो घायल भी होते हैं और उनमें से उनका देहांत भी होता है। जैसे ही सलाहमे की कार वहां से गुजरती है, रिमोट कंट्रोल से उस कार को ब्लास्ट कर दिया जाता है और सलाहमे सहित कार में सारे लोग मारे जाते हैं। हालांकि इस ब्लास्ट से आसपास के कुछ लोग भी घायल होते हैं और कुछ का डेथ भी हो जाता है। मोसाद के इस ऑपरेशन में एक भूल तब हुई जब एक गलत इनपुट मिलने के कारण एजेंटों ने सलाहमे के बदले एक बेकसूर वेटर को गोली मार देती है। उस वेटर का नाम अहमद बैसकी था, जो कि एक मोरक्कन नागरिक था और वहां पे वो वेटर का काम करता था। होता क्या है कि वो अपने प्रेग्नेंट वाइफ के साथ सिनेमा देखकर लौट रहा होता है, तभी मोसाद के एजेंट उसे गोली मार देते हैं। घटना में मोसाद के कुछ एजेंट पकड़े भी गए
और इजराइल को यह ऑपरेशन अस्थायी रूप से रोकना पड़ा। इस पूरे कहानी का सबसे बड़ा विलेन था अबू दाऊद, जिसने म्यूनिक ओलंपिक हमले की पूरी प्लानिंग की थी और पैसे जुटाए थे। मोसाद ने उसे मारने के लिए जमीन आसमान एक कर दी थी। हालांकि एक बार उसे एक होटल में 5 गोली भी लगी थी, लेकिन वह जिंदा बच गया और उसकी मौत अंत में नेचुरल तरीका से हुई, लेकिन वह मोसाद के हाथों नहीं मारा गया। अब ये जो ऑपरेशन रेथ ऑफ गॉड था, ये सफल रहा या असफल रहा, हालांकि ये वाद विवाद का विषय है, इस पे हम नहीं जाएंगे। फिर भी इजराइल ने अपने सारे नागरिकों के हत्याओं का बदला चुन चुन कर लिया और बहुत ही सही तरीके से लिया।